आप सभी को एक शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पर बुलाया। आपका शुक्रिया पहले कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पर आए। आज जो हमारा मुख्य मुद्दा है जिस पर आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और पूरे देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें जो कांग्रेस के सांसद हैं और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य हैं, जो दोनों मनीष तिवारी जी हैं, वो लोग देश के विभिन्न हिस्सों में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके जो बहुत एक ज्वलंत मुद्दा अब चल रहा है अंबेडकर जी के अपमान का, उसके ऊपर ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं। जिस तरह देश के सर्वोच्च मंदिर पार्लियामेंट के अंदर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने श्री B.R. अम्बेडकर जी, जो कि संविधान के निर्माता हैं, उनके बारे में जिस तरह की भाषा और शब्दावली का उपयोग किया, जिसकी निंदा कांग्रेस पार्टी ने, उसके तमाम नेताओं ने उस समय की, और पूरा विपक्ष लामबंद होकर उस चीज़ को लेकर लगातार संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी प्रदर्शन कर रहा है। चंडीगढ़ में भी आप देख रहे हो कि हमने पिछले दिनों प्रदर्शन किया था, और कांग्रेस पार्टी के अलावा भी बहुत से विभिन्न संगठन जो अम्बेडकर जी में विश्वास रखते हैं, जो संविधान में विश्वास रखते हैं, जिन्हें पता है कि अम्बेडकर जी का क्या योगदान इस देश को बनाने के अंदर और ख़ास तौर पर संविधान को बनाने में रहा है, वो लोग इस चीज़ को लेकर बहुत आंदोलित हैं। और उसी मसले पर आज की हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और एक दो और अन्य मुद्दे हैं जिस पर मनीष जी अपनी बात आपके सामने रखना चाहेंगे। उससे पहले मैं आपके सामने एक छोटा सा वीडियो जो है वो चलाना चाहूँगा, कि जिससे कि आपका जो मेमोरी है वो एकदम दोबारा से रिफ्रेश हो जाए कि क्या मुद्दे को लेकर कांग्रेस संघर्ष करे। उसके बाद मनीष जी आपको संबोधित करेंगे। अभी एक फैशन हो गया है, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो मैं दोबारा चला दूं एक बार। अभी एक फैशन हो गया है, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। ये आपने क्लिपिंग देखी, इसके अंदर किस तरह से देश के माननीय गृह मंत्री अंबेडकर जी के बारे में शब्दावली इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक मखौल सा उड़ाने की कोशिश उनका मजाकिया अंदाज में किया जा रहा है कि आजकल लोगों फैशन हो गया है जी अम्बेडकर का नाम लेना। तो जबकि उनको ये नहीं पता कि अम्बेडकर लोगों के लिए आस्था का प्रश्न है। लोगों को जो जिनकी संविधान में आस्था है, उनकी अम्बेडकर जी में आस्था है, और उन लोगों की आस्था के साथ कहीं ना कहीं भाजपा ने खिलवाड़ किया। तो मैं माननीय हमारे सांसद यहाँ से चंडीगढ़ के मनीष तिवारी जी, और जो कांग्रेस कार्य समिति के भी स्थायी सदस्य हैं, उनसे विनती करूंगा कि वो आपको संबोधन करेंगे। अति सत्कार योग कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, हमारे जुझारू नेता, कर्मठ कार्यकर्ता हरमोहिंदर सिंह लक्की जी, चंडीगढ़ के साबका भूतपूर्व मेयर सरदार रविंद्र सिंह पाली जी, हमारे मुखर प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी के हर मंच पर बहुत ही असरदार तरीके से अपनी बात रखने वाले राजीव शर्मा जी, यहाँ पर आए मेरे सारे पत्रकार साथियों, जैसा कि लक्की जी ने बताया कि आज की ये प्रेस वार्ता एक बहुत ही सटीक कारण से, बहुत ही एक केंद्रित कारण से बुलाई गई है। 9 दिसंबर 1946 से लेकर 24 जनवरी 1950 तक भारत की संविधान सभा बैठी थी। जब भारत को आज़ादी मिलने वाली थी तो उस आज़ादी के, उस लड़ाई के जो नेता थे
उन्होंने ये फैसला नहीं किया कि हम इमारतें गिराएंगे और नई इमारतें बनाएंगे। उन्होंने ये सोचा कि आज़ाद भारत के निर्माण के लिए एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया जाए जो हर भारतीय को एक कानून का राज दे, और उसी चीज को मुख्य रखते हुए, क्योंकि राजा राजवाड़ों के राज से मुक्ति पाकर भारत एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़कर 100 वर्ष का संघर्ष लड़कर, जो लड़ाई 1857 की पहली आज़ादी की लड़ाई और शायद उससे पहले से शुरू हुई, वो एक निर्णायक मोड़ पर 1946-47 तक पहुंचने वाली थी। और इसीलिए जब भारत के संविधान की संरचना हुई, उन्होंने ऐसे मूलभूत अधिकार भारत के लोगों को दिए जो पूरी दुनिया में अद्भुत थे और अपने आप में एक बहुत रचनात्मक पहल थी। अगर आप संविधान को पढ़ें तो जो बहुत बड़ी बात कई लोगों के संज्ञान में नहीं आती कि जो एक छुआछूत की बीमारी थी इस देश में, सामाजिक तौर पर जो इस देश को कमजोर कर रही थी पीढ़ियों से, उन्होंने संविधान में ये लिखा कि कानून के तहत छुआछूत खत्म की जा रही है, बेगार खत्म की जा रही है, बंधुआ मजदूरी खत्म की जा रही है। ऐसे वक्त पर जब भारत में कोई साक्षरता ज़्यादा नहीं थी, लगभग सिर्फ 10% लोग साक्षर थे, उस समय उन्होंने हर भारतवासी को जात, धर्म, फिरका, मजहब, सब चीज से ऊपर उठकर उन्होंने सबको मताधिकार दिया, वोट का हक दिया। कई ऐसे बड़े लोकतंत्र थे जहां पर औरतों को वो मताधिकार का हक लेने के लिए बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा था। भारत के संविधान ने भारत की हर महिला को बराबरी का मतदान का हक दिया, और बहुत ऐसे चीजें थी उस संविधान में जिसे गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं ऑफ राइट्स। धारा 14, धारा 19, धारा 21, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। बहुत सारी ऐसी चीजें उन्होंने अपना भारत के जो करोड़ों करोड़ों नागरिक थे उनको दी। और उस भारत के संविधान के, जिस संविधान को मैं तो रोज ही पढ़ता हूं, जिस संविधान के ऊपर बहुत लंबे समय से हम अदालतों में बहस करते रहे हैं, उस संविधान के जनक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे। वो उस संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उस ड्राफ्टिंग कमेटी के वो अध्यक्ष थे। और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जो एक रचनात्मक योगदान है, सिर्फ भारत के संविधान को ही सिरजने में नहीं, पर उसके साथ साथ भारत की जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि है, उसमें जो उनका योगदान था वो अति सम्मान योग, और उसे पूरी दुनिया ने सराहा।
और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को किसी तरह से भी उनकी याद को, उनकी जो लेगेसी है उसको ठेस पहुंचाता है, वो भारत के संविधान को ठेस पहुंचाने के बराबर है। और इसीलिए संसद के अंदर और संसद के बाहर निरंतर और लगातार कांग्रेस पार्टी ने ये मांग की है कि वो शब्द वापस लिए जाएं, उनके लिए माफ़ी मांगी जाए और जाने अनजाने में धारा प्रवाह बोलते बोलते अगर किसी से कोई गलती हो जाती है तो माफ़ी मांगने से कोई व्यक्ति छोटा नहीं हो सकता। और आज पूरे देश में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की उस याद को, उनकी जो एक सकारात्मक भूमिका रही है भारत के राजनीतिक पृष्ठभूमि में, उसका आदर और सम्मान करने के लिए, उसको पूरी तरह से याद करने के लिए, उनके प्रति नमन करने के लिए, उनको एक श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश भर में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और सिक्किम से लेकर गुजरात तक, हर राज्य में आपके माध्यम से लोगों को ये संदेश भेजने की कोशिश की है। तो मैं कांग्रेस पार्टी की वो मांग जो है, उस मांग को यहाँ पे दोहराना चाहता है कि हमारी ये मांग है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की शान के खिलाफ जो अल्फाज कहे गए हैं, उनके लिए सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए और उन शब्दों को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। ये हमारी आपके प्रति, आपके माध्यम से लोगों को एक अपील है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, वो जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की एक कंट्रीब्यूशन है, एक सकारात्मक योगदान है, उसको मद्देनज़र रखते हुए अपने अल्फाज वापस लेंगे और उसके लिए माफ़ी मांगेंगे। आज की ये प्रेस वार्ता सिर्फ इसी चीज़ पे केंद्रित रही है। मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहूँगा, लकी जी की अनुमति से। देखिए, पिछले वर्ष जब मेयर के चुनाव हुए थे तो एक बहुत ही अजीब परिस्थिति बनी थी, जिससे चंडीगढ़ का कोई नाम रोशन नहीं हुआ था। और उसी चीज़ को वो दोबारा घटना ना घटे, जो कॉरपोरेशन के सदस्य हैं उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया है कि जो मेयर चुनाव की और डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का जो मतदान है वो ओपन वोटिंग से होना चाहिए। वो प्रस्ताव पारित कर राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल जी के पास लंबित है। हमारी मांग है महामहिम राज्यपाल से कि मेयर, डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव से पहले उसको स्वीकृति देनी चाहिए और जो मेयर के चुनाव का नोटिफिकेशन है वो उसको स्वीकृति देने के बाद ही किया जाना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति जिससे चंडीगढ़ की छवि धूमिल होती है, वो ऐसी घटना दोबारा कभी ना घट सके। इन शब्दों के साथ अगर आपके कोई सवाल जवाब हों मेरे से, अति सत्कारयोग सरदार हरमोहिंदर सिंह लक्की जी से, हमारे रविंदर पाली जी से, राजीव शर्मा जी से, सो हम क्रमवार
आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। मेरी सिर्फ आपसे एक विनती है कि जो व्यक्ति सवाल पूछे अगर वो अपना नाम और अपने संगठन का नाम ज़रूर बता दे तो हमारे रिकॉर्ड में भी उसको दर्ज करने में सहूलत आएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप रविवार वाले दिन दोपहर में यहाँ पे आए। जितना आपका धन्यवाद हम कर सकते हैं उतना कम है। थैंक यू। जी, मैं आतिश गुप्ता प्रोजेक्टर गंज से। क्या इस बार मेयर के चुनाव में कांग्रेस पार्टी फिर आम आदमी पार्टी के साथ जाएगी, गठजोड़ में चुनाव लड़ा जाएगा? हमारे अध्यक्ष जी उसका जवाब देंगे। देखिए, पिछली बार हमने चंडीगढ़ के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया था। मैं एक्सपेरिमेंट इसलिए कह रहा हूं कि पूरे देश के अंदर उससे पहले हमारा आम आदमी पार्टी के साथ कहीं गठजोड़ नहीं था और पिछले 8 सालों से भाजपा चंडीगढ़ में मेयर बना रही थी और कॉरपोरेशन में काबिज थी और 8 साल की उनकी निगम की बदहाली देखकर, अव्यवस्था देखकर और आज आप खुद जो देख रहे हो फाइनेंशियल क्रंच हुआ है, वो सब इनकी गलत नीतियों की बदौलत है। किस तरह से सफाई के ठेके प्राइवेट कंपनियों को दिए गए, लाखों करोड़ों रुपए फालतू खर्चा किया गया, पार्किंग का घोटाला हुआ जिसमें 7 करोड़ रुपए अभी तक जो है वो नहीं मिला। ऐसे बहुत से चीज़ें हुई जिससे जो चंडीगढ़ की जनता का नुकसान हुआ और भाजपा का कुशासन अंत करने का हमारे पास एक मौका था। इसलिए हमने एक शुरुआत की और मैं मुझे बड़े गर्व के साथ कहना चाहता कि वो शुरुआत यहाँ से शुरू होकर एक ऐतिहासिक जीत में बदली जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगाई और बाद में इंडिया अलायंस को ठोस बनाने में भी वो मदद मिली। उस अलायंस की नींव ऐसे रखी गई। तो हमारी तरफ से पार्टी की प्राथमिकता आज भी यही है कि भाजपा को हराया जाए और भाजपा को मेयर ना बनने दिया जाए। पर अगले दिनों के अंदर औपचारिक बात हमारी हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि दोनों पार्टियां चंडीगढ़ में तो इकट्ठी हैं पर और राज्यों के अंदर आपस में एक दूसरे के विरुद्ध लड़ती हैं। तो पंजाब में भी कल नगर निकाय के चुनाव हुए थे, उनकी लीडरशिप वहां पर व्यस्त थी और पता है आपको उनकी लीडरशिप पंजाब और दिल्ली दोनों जगह चुनाव चल रहे हैं, एक जगह नगर निगम की, एक जगह विधानसभा के। तो मेरे ख्याल आज वो फ्री हो जाएंगे, 1-2 दिन में हमारी जो फॉर्मल बातचीत हो जाएगी और उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस समय हम बैठ के तय कर लेंगे कि मेयर कौन सी पार्टी का होगा, सीनियर डिप्टी मेयर कौन सी पार्टी का होगा और डिप्टी मेयर कौन सी पार्टी का होगा। पहली कोशिश हमारी यही रहेगी कि वो अलायंस जो है इंटैक्ट रहे, हम आगे बढ़ें उस अलायंस के साथ ही और भाजपा को शिकस्त दें, क्योंकि हमने कोशिश किया है फिजिकल मैनेजमेंट को ठीक करने की और वो कोशिश तभी जारी रहेगी अगर दोबारा गठबंधन का मेयर बनता है। मनीष जी, क्या मेयर इलेक्शन 20 फरवरी से पहले होंगे या बाद में होंगे, उस पर कुछ आप लोग? देखिए, इसके अंदर देखो हमारी पार्टी की राय तो ये है कि 20 फरवरी तक मेयर का टेन्योर होना चाहिए। रीजन बीइंग सुप्रीम कोर्ट ने, और जब वो इलेक्शन हुआ था, आपको सारी उसकी पृष्ठभूमि में नहीं जाना चाहता, आप भी जानते हैं, पर हम ये अपनी बात मनीष जी भी अप्रोप्रिएट फोरम पे और अधिकारियों तक पहुंचा चुके हैं। अब क्या फैसला वो लेते हैं क्या नहीं लेते, पर जैसा मनीष जी ने कहा है कि जब भी मेयर के चुनाव की अधिसूचना हो उससे पहले कम से कम जो एक ट्रांसपेरेंसी के लिए हमने एक कदम उठाने के लिए कहा है, वो शायद सारी पार्टीज को वेलकम करना चाहिए कि उससे दल बदल जो है वो नहीं हो पाएगा। लोगों ने अगर किसी को चुनकर भेजा है वो उसी तरह रहेगा, अगर मैंडेट किसी के पास है तो वो मैंडेट रहेगा। और जो पिछली बार शर्मनाक कृत्य हुआ है भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर उनके जो एक नामांकित सदस्य थे, दोबारा ऐसा रिपीट नहीं होगा, क्योंकि उससे पूरे देश की जो इलेक्टरल हिस्ट्री दागदार हुई थी, विदेशों तक में चर्चा हुई थी भी, इतनी खुली धांधली। दो टेन्योर के पहले कांग्रेस ने इसका विरोध किया था कि ओपन वोटिंग पर 10 साल पहले, आप उस समय उसमें? देखिए, मैं इसको थोड़ा सा और लकी जी की अनुमति से क्लैरिफाई कर देता हूँ। पिछली बार जब मेयर के चुनाव हुए वो शायद 7 जनवरी को हुए थे, 7 जनवरी 2024 को। उस चुनाव को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ लोग उच्चतम न्यायालय में गए थे। जो मेयर के
साझा उम्मीदवार थे उनकी तरफ से याचिका दायर की गई थी। और शायद भारत के इतिहास में और मेरे वकालत जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है कि वोटों की गिनती उच्चतम न्यायालय का जो पहला बेंच है, चीफ जस्टिस का जो बेंच है, उसके संज्ञान में हुई और उस चुनाव को उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दे क्वॉश दैट इलेक्शन वॉइड एब इनिशियो। उन्होंने श्री कुलदीप कुमार जी को मेयर घोषित किया। ये फैसला 20 फरवरी 2024 को आया और जो कॉरपोरेशन का एक्ट है उसका जो प्रावधान है, राजीव जी भी बहुत वरिष्ठ वकील हैं, ये इस बात की पुष्टि करेंगे, उसमें ये लिखा हुआ है कि मेयर की टर्म 1 साल की होगी। सो द 1 year स्टार्ट्स रनिंग फ्रॉम द डेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। सो therefore we have told the administration that the Supreme Court decision, coupled with the sanctity of the provisions of the Chandigarh Municipal Corporation Act or the Punjab Municipal Corporation Act as extended to Chandigarh, should be respected en toto. Yes, you had a question. Can you? अभी शीतकालीन जो सत्र हुआ उसमें आपने टोटल 21 सवाल उठाए और इसमें से 11 चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं, लेकिन उसमें लोगों को बहुत अचरज हुआ कि आपने बिजली का जो निजीकरण वाला मुद्दा नहीं उठाया। हालांकि जब आप आनंदपुर साहिब से सांसद थे तो आपने उठाया था, लेकिन जब आप चंडीगढ़ से सांसद होते हुए, वो भी इस टाइम पे जब प्राइवेटाइजेशन लगभग पीक पे है, हैंडओवर का प्रोसेस शुरू होने वाला है, तो यह मुद्दा संसद में नहीं उठाने का क्या कारण? आज आपने शायद अखबार पढ़े होंगे, जो शीतकालीन सत्र है संसद का, उसकी 2014 से लेकर लोएस्ट प्रोडक्टिविटी रही है और अगर संसद चलेगी तो ही मुद्दा उठाने का मौका मिलेगा। मैंने निरंतर और लगातार प्राइवेटाइजेशन के ऊपर 0R के नोटिसेस दिए थे और ये बात मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ कि चाहे एयर इंडिया हो, चाहे जो बाकी ऐसे सरकारी क्षेत्र के संस्थाएं हैं और संगठन हैं, मैं विचारात्मक तौर पर प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ रहा हूँ और इसीलिए जबकि वो उत्तरदायित्व चंडीगढ़ की सांसद का बनता था या चंडीगढ़ में जो लोग राजनीतिक तौर के ऊपर अग्रसर हैं उनका बनता था, उसके बावजूद वर्ष 2021 में श्री आनंदपुर साहिब से सांसद होते हुए मैंने उस मुद्दे को संसद के समक्ष रखा था। जब बिजली कर्मियों का धरना हुआ था तो शायद मैं अकेला एक ऐसा राजनीतिक व्यक्ति था, लकी जी उस दिन बाहर थे किसी निजी काम से, जो जाकर उनके धरने पे बोल के आया था। तो इसलिए हमारा बिल्कुल जो रुख है इसके ऊपर साफ है। पर हाँ, ये वास्तविकता भी है कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का उसके बाद फैसला आया है, उस फैसले के ऊपर उच्चतम न्यायालय ने अपनी मोहर लगाई है, वो भी एक वास्तविकता है। पर जहाँ तक हमारा सवाल है, हमारी पार्टी का सवाल है, हम विचारात्मक तौर से ये निजीकरण के विरोध में रहे हैं। आई होप दैट आंसर्स इट फुली। अमित महात्मा मेयर है सर, सेंटर ने इलेक्शन रूल्स में चेंज किया है, उस पे आप क्या रहे हैं? It is extremely unfortunate. What the central government has done is a complete travesty by not allowing access to individuals who want to see or question the transparency of the electoral process is most unfortunate and condemnable, for the lack of a better word. The fact remains that these amendments came after the Punjab and Haryana High Court directed that the petitioner in a case before the Punjab and Haryana High Court, who incidentally happened to be my All India General Secretary of the Youth Congress also, Mehmood Paracha,
the court had directed that all the documents be handed over to me. And obviously, I think, since it's an ongoing litigation, the petitioners would obviously challenge this rule. This rule also has to be ratified by being laid on the floor of the House. Now, I'm not sure whether in the Representation of People's Act, it entails that it has to be laid on the floor of both the houses or on the floor of one house, because there are different provisions in different acts. I have not examined it, but I'm sure that since there is a provision that Parliament has to ratify it within 14 days, therefore, when Parliament meets for the budget session, this would be taken up on priority. और कोई क्वेश्चन किसी साथी? एक जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट का ओल्ड एयरपोर्ट के रेनोवेशन को लेके जो पैसा था, उस पे जो आपने पार्लियामेंट में सवाल पूछा, हरदीप सिंह पुरी ने जो उसका जवाब दिया था, उसको लेके हरदीप सिंह पुरी ने ट्विटर पे उसका जवाब दिया था कि कांग्रेस शब्दों के हेरफेर में माहिर है। हालांकि आपने उसके ट्विटर पे जवाब दिया, लेकिन अगर आप एक बार क्लियर सबको बता सकें कि वो पूरा मुद्दा क्या था और उस पे अब आपका रिस्पॉन्स क्या है? देखिए, बुनियादी बात यह है कि 2010 से लेकर 2014 तक मेरे ख्याल 45 करोड़ रुपया उस एयरपोर्ट की रेनोवेशन पे खर्चा गया था और फिर उस बिल्डिंग को डंप कर दिया गया। तो मैंने ये सवाल जब मैं श्री आनंदपुर साहिब से एमपी था, जुलाई 2019 को श्री हरदीप सिंह पुरी जी से पूछा था। वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज थे सिविल एविएशन के, और जो जवाब आया था वो बहुत ही चौंकाने वाला जवाब था कि दैट नो मनी हैज़ बीन स्पेंट ऑन द रेनोवेशन, जबकि वो रेनोवेशन हम लोगों के सामने हुई थी। मैं लुधियाना से सांसद था उस समय, और उसके बाद जब मैंने दोबारा ये सवाल पूछा तो सरकार ने कहा कि 45 करोड़ रुपया इसके बीच 2010 से लेकर 2014 तक खर्च किया गया। सो इट्स अ क्लियर केस ऑफ मिसलीडिंग पार्लियामेंट। अब वो पुरी साहब ये कहते हैं कि जी इस सवाल में आपने 2010 से 2009 से 14 लिखा था, उसमें 2010 से 14 नहीं लिखा था। पर अगर आप उस 2019 के सवाल को पूरी तरह से संज्ञान में लें तो सीधा सीधा सवाल ये था, हाउ मच मनी वाज स्पेंट ऑन रेनोवेटिंग दी ओल्ड चंडीगढ़ एयरपोर्ट बिल्डिंग, और उसके आगे कि भाई आपने इसको क्यों अबैंडन कर दिया, ये कर दिया है, वो कर दिया है। देखिए, बात ये है कि जो चंडीगढ़ और पंचकूला से लोग आते हैं, एक टर्मिनल है, आपने उसके ऊपर 45 करोड़ रुपया खर्चा है, पिछले 10 साल से आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर उसका इस्तेमाल शुरू हो जाएगा तो जो चंडीगढ़ और पंचकूला के लोग हैं उनको एक सहूलत मिलेगी। बाकी एयरपोर्ट्स पे भी तो टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, टर्मिनल 4 हैं। तो ऐसा प्रावधान हो सकता है कि आप टर्मिनल 1 पे चेक इन करके लोगों को जहाँ पे उनकी फ़्लाइट्स के लिए लेके जाना है वहाँ पे आप ले जाइए। आजकल तो कंप्यूटर्स आराम से सिंक हो सकते हैं। आफ्टर ऑल वेब चेक इन भी होता है और फिर आप फिजिकली जाके भी चेक इन करते हैं। तो एवरीथिंग इज सिंक्रोनाइज्ड। सो इसलिए उस टर्मिनल को डंप करना is a waste of public money. That was the basic question. Manish ji, Manoj Kumar from Punjab. Do you think Amit Shah will apologize for his statement and how he will move forward? And third is how you explain or Congress party explains the statement made by the Amit Shah is objectionable? Well, that's a question which you need to ask the Home Minister. I can't obviously answer on his behalf. But the fact remains that you've seen the statement yourself. And मैंने अपनी सुओ मोटो में बात कही कि जब व्यक्ति धारा प्रवाह बोलता है जाने अनजाने में ज़बान फिसल भी सकती है। गिविंग हिम द बेनिफिट ऑफ डाउट ऑल्सो, कोई व्यक्ति माफ़ी मांगने से छोटा नहीं हो जाता। अगर मेरे से ऐसी गलती हुई होती, और हम रोज़ ही बोलते हैं, मैं पिछले 20 साल से कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, ऐसा नहीं है कि इंसान से गलती नहीं होती है, अगर मेरे से होती तो मैं ज़रूर माफ़ी मांग लेता। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू।